ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को उस उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा जहां पर मोदी जी और योगी जी का डंका बजता है। यही देन रहेगा तो 27 का ये हरदम के लिए खत्म हो जाएगी भाजपा। बात है कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया सर। What happened in उत्तर प्रदेश? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस उत्तर प्रदेश की जहां पर बीजेपी के कहने थे कि 70 सीट तो कम से कम आएंगी, बट ये जनता है जनाब, इसको कोई भी लड्डू खिलाओगे तो इनको मंजूर कहाँ ही होता है। सबसे शॉकिंग बात तो यहाँ पर देखने वाली ये थी कि जहां पर बीजेपी का सबसे बड़ा रोल था रामलला को 500 साल बाद उनकी जगह पर विराजमान करने का, इतना भव्य मंदिर बनाने का और उसके बाद इतने बड़े लेवल पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करने का। अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। एयरपोर्ट आ गया है, टूरिस्ट अट्रैक्शन इतना बढ़ गया है, उस जगह से बीजेपी 50,000 वोट से भी ज्यादा वोट से हारी। दोबारा कहूंगा, ये जनता है जनाब, इसके क्या ही कहने। इस वीडियो में हम लोग हर उस फैक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया बीजेपी के द्वारा, जिसकी वजह से उनकी अपोजिशन ने एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाकर उनको यूपी में इतना बड़ा झटका दिया कि इस बार साइकिल का जोर दिख गया बुलडोजर के खिलाफ। अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उसी सीट को हार गई। और जिस साल में राम मंदिर बना उसी साल अयोध्या में बीजेपी को हार मिली। Why the BJP lost in Faizabad constituency that has Ayodhya? राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता दिया। Development, Faizabad has defeated Bharatiya Janata Party. ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा और जानकर। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। अगर इसको एक सेपरेट देश बनाया जाए तो ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। एंड यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उत्तर प्रदेश की पावर को दिखाता है हर इलेक्शन में। आज के समय उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रंगमंच में इतने सारे दल हैं जो पूरी कोशिश करते हैं अपनी पावर को बनाए रखने में उत्तर प्रदेश में, जिसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलता है, जो कि बीजेपी ने भी सोचा था, बट इस बार कुछ उल्टा हुआ। उत्तर प्रदेश से कई महान नेताओं ने जन्म लिया है जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में काफी मेजर रोल प्ले कर गए हैं एंड कर रहे भी हैं। उत्तर प्रदेश से काफी पावरफुल नेताओं ने जन्म लिया है, जैसे कि लेट श्री इंदिरा गांधी जी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था। हर चुनाव में उत्तर प्रदेश का इंपैक्ट बहुत ज्यादा मेजर माना जाता है। 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीट के साथ उत्तर प्रदेश हर चुनाव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको याद हो 2017 में योगी जी की जब सरकार बनी थी, जब उन्होंने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार इस उत्तर प्रदेश में बनाई थी, उसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा पड़ा था कि बीजेपी ने 80 में से 62 सीट को हासिल कर लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई थी। इसी रीजन की वजह से उत्तर प्रदेश की ये 80 सीट और 403 विधानसभा सीट हमेशा चर्चा का विषय बनती हैं। 2007 में जब योगी जी दोबारा एमपी बने थे तो उनका हाल कुछ ऐसा था। योगी जी, we all respect you. उस टाइम मुलायम जी की सरकार पावर में थी एंड योगी जी को 10 से 12 दिन के लिए जेल भी रखा गया था। आपको याद होगा उस टाइम के कहने ये थे कि योगी जी को 10 से 12 दिन के लिए जेल इस रीजन की वजह से रखा गया है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बहुत बड़े मंच पर बोली थी। मैं आपको उसकी क्लिप भी दिखाता हूँ। स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा, कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग बट बाद में जब योगी जी से उनका बयान सुना गया तो उसका रीजन था सिर्फ और सिर्फ यूपी की सरकार। उनका कहना यह था कि यूपी में उस टाइम माफियाओं की ज्यादा सुनी जाती थी
ना कि किसी एक नॉर्मल या फिर एक आम आदमी की, जिसकी वजह से उनको ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोलनी पड़ी थी क्योंकि उस टाइम के हाल कुछ बहुत ही गलत थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूपी में हाल कुछ ऐसा ही था क्योंकि गुंडों और माफियाओं का राज कुछ ऐसा था कि अगर कोई भी आम आदमी जाकर पुलिस स्टेशन में उनके नाम की कंप्लेंट लिखाए एंड पुलिस उस पर कोई एक्शन लेने का कोशिश करे तो किसी ऐसे बंदे का फोन आ जाता था कि पुलिस भी हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाती थी। एंड ये तो हुई क्राइम की बात। 2017 से पहले तो लोगों का ये कहना था जहां से गड्ढे स्टार्ट हो सो वहां से समझ लेना कि आप यूपी में आ गए हैं। बहुत लोग तो ये कहते थे कि गड्ढे में सड़क बनाइए या सड़क में गड्ढे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, लोगों को सोचना पड़ता था इधर से उधर जाने के लिए, जिस रीजन की वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम थी। एंड ये इतना बड़ा पॉपुलेटेड स्टेट जिसमें बहुत पोटेंशियल है वो अंदर से खोखला होता जा रहा था। 2017 से पहले यूपी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 8th या 9th रैंक पर हमेशा रहती थी, जो कि बहुत शॉकिंग है जिस हिसाब से हमारे यूपी की पॉपुलेशन और साइज है। अगर यूपी कुछ चीजों के लिए फेमस था तो वो था उसके गुंडा राज और माफिया राज के लिए। इनफैक्ट यूपी में एक जगह है मेरठ जिसको क्राइम कैपिटल के नाम से ही सम्मानित कर दिया गया था। लोगों को तो जॉब के लिए, अपने कमाने के साधन बनाने के लिए इस स्टेट को छोड़कर बाहर जाना पड़ता था, जिस रीजन की वजह से यूपी बहुत ज्यादा अंदर से खोखला होता जा रहा था। तो फिर जनता ने एक भरोसा योगी जी की सरकार बीजेपी को दिखाया और 2017 में उनको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया, जिसके बाद बीजेपी ने ये ठान लिया था हम अपने 5 साल के अंदर ऐसा कुछ कर दिखाएंगे जो कि पिछले कितने सालों में नहीं हुआ था। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर पावर के साथ काम करा, बट जो 6 से 7 सालों में बीजेपी ने कर दिखाया, इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। 6 से 7 सालों में ही यूपी आज इकोनॉमिक ग्रोथ के रैंक में 2nd नंबर पर आ गया है, जिसका 9.2 शेयर है ओवरऑल जीडीपी में। अगर आपको याद हो तो यूपी को पिछले ही साल रेवेन्यू सरप्लस स्टेट भी घोषित करा गया है। 2017 के बाद यूपी में कोई बड़ा दंगा या फसाद नहीं हुआ है जिसकी वजह से कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम आए। अब बाहर की कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश जो उसका पोटेंशियल था आज उस पोटेंशियल के साथ काम कर पा रहा है। यहाँ के यंगस्टर्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जो कि बहुत बड़े बड़े एंड नामी स्टेट्स में भी नहीं है। इस चीज को पॉसिबल करने में योगी जी और बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उन्होंने 3 मेजर थिंग्स पर फोकस कर काम करना स्टार्ट करा था। पहला, नो गुंडा राज, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा बिजनेस कनेक्टिविटी। एंड इन सारी चीजों पर इतने अच्छे से काम करा गया कि जब रिसेंटली दुबई पुलिस ने एक सर्वे किया पूरे वर्ल्ड की 500 फोर्सेस के साथ, उसमें भी यूपी की पुलिस ने 3rd रैंक हासिल करी है अपने रिस्पांस टाइम को लेकर, जिसमें यह भी बताया गया है कि 2017 से पहले जो रिस्पांस टाइम पता नहीं घंटों का था, आज वो 8 मिनट तक आ गया है। मतलब कि यूपी पुलिस 8 मिनट में रिस्पांस प्रोवाइड करती है अगर कोई भी परेशानी हो। तो अब ये मैं नहीं, दुबई का वो सर्वे फॉर्म बोल रहा है जो कि 500 कंट्रीज के लिए कराया गया था। इनफैक्ट जो यूपी 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक में 12th नंबर पर था, आज वो यूपी 2nd रैंक में आता है। बिजनेस में इतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के बाद एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ती है, जिसको बहुत ध्यान में रखा बीजेपी सरकार ने। एंड अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं बिजनेस कनेक्टिविटी, जिसका पूरा ध्यान रखा गया योगी सरकार के थ्रू। जहां 70 सालों में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बना था, यहां 6 से 7 सालों में 13 एक्सप्रेसवे बनाकर रनिंग कर दिए गए। इस रीजन की वजह से यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी घोषित करा गया, जिसकी वजह से ट्रैवल इकोनॉमी में भी बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला। उत्तर प्रदेश यानी एक्सप्रेस प्रदेश में आज दिख रही है विकास की गति। और सिर्फ रोड एक्सप्रेसवे पर ही नहीं, यूपी की गवर्नमेंट ने 2017 से पहले जो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स रनिंग में थे, आज 2024 में टोटल 20 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं तैयार, जिसमें से 15 ऑपरेशनल हैं एंड 5 बहुत जल्द ऑपरेशनल होने वाले हैं।
अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी पहले बात हो चुकी थी बट स्टार्ट नहीं हुई थी। सो माय पॉइंट हियर इज, स्टार्ट क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि उस टाइम का माहौल ऐसा नहीं था कि इन चीजों पर काम करा जाए, जो कि इस सरकार ने आकर पहले इस चीज पर सुधार किया कि यहाँ का माहौल ऐसा बनाया जाए कि इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतनी कनेक्टिविटी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर इसको एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और इस सरकार ने उस चीज को हकीकत में चेंज कर दिखाया। बिकॉज हमेशा हम लोग ये चीज सुनते कि मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास ये आइडिया है। द पॉइंट हियर इज, आपका एग्जीक्यूशन ही होता है जो आपको दिखा पाता है कि आपका वो आइडिया सही था भी या नहीं, जो कि इस सरकार ने कर दिखाया उत्तर प्रदेश में। वरना सोचो कि कितने और साल लग जाते इन सारी चीजों को हकीकत बनाने में। एंड फिर भी जनता कहती है कि राम मंदिर के अलावा बीजेपी ने करा ही क्या। वाह रे मेरी यूपी की जनता। अब मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ कि ये डेटा है, ऑनलाइन है, आप जाकर चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। इसी रीजन की वजह से एडुकेटेड होना इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करता है एक राइट डिसीजन लेने के लिए। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही पुराना एंड फेमस कहना है कि अगर आप यूपी जीत गए तो आप देश जीत गए। और इस बार तो यूपी में ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 5 मेजर रीजन जिसकी वजह से यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इतनी सारी सीट्स उनकी लूज हुई। फर्स्ट, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यूपी जैसे बड़े प्रदेश में 2 बार सिटिंग सीएम जो कि बहुत एक्टिव हैं हर चीज को लेकर, उनकी 30 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया बीजेपी के टॉप लीडर्स के एंड से। तो बात ये आती है कि बीजेपी के टॉप लीडर्स ने ये चीज जानबूझकर करी या फिर अनजाने में हुई, क्योंकि जो चेहरे मैदान में उतारे गए उनका कोई ऐसा इतना बड़ा इम्पैक्ट या फिर पावर होल्डिंग नहीं थी यूपी जैसे बड़े प्रदेश में, जिसकी वजह से उनको इतनी सारी सीट्स लूज होनी पड़ी। बिकॉज जनता ने भी अपना भरोसा वापस उसी पार्टी को दिखाया जिसको वो पहले से वोट करते हुए आ रहे थे। कैंडिडेट्स का राइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो लोकल एरिया में लोग होते हैं वो अपने अराउंड के ही लोगों तक रीच कर पाते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हैं। अगर वहीं पर हमारे कैंडिडेट्स उतने इंपैक्टफुल, इन्फ्लुएंशियल या फिर पावरफुल नहीं होल्ड करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है उस सीट पर उस कैंडिडेट को बिठाने का जिसका इतना होल्ड ही नहीं हो, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक करी बीजेपी की गवर्नेंस ने। बात यहाँ पर यह आती है कि यूपी के इतने एक्टिव सीएम योगी आदित्यनाथ जी की बात क्यों नहीं सुनी गई, जो कि हर जगह पर अपना एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं, एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं एंड लोग यहाँ पर उनकी बातों को सुनते भी हैं। तो टॉप लीडर्स ने उनके रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को रिजेक्ट क्यों किया? सेकंड, कास्ट बेस्ड वोट्स। जैसे कि सब जानते हैं, कुछ महीने पहले राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करा था, जिसकी लहर को बहुत अच्छे से प्रमोट करा गया पूरे देश में। एंड यहाँ पर गलती ये हो गई कि इलेक्शन कैंपेन्स में भी सिर्फ और सिर्फ उसी लहर को प्रमोट करने का सोचा एंड ये चीज उन पर थोड़ी उल्टी पड़ गई। इतने सारे डिफरेंट चीजें, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बीजेपी ने यहाँ पर यूपी में हासिल करी हैं। एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाया है, बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जो कि उनको बहुत हेल्प कर सकती थी इलेक्शंस में, बट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करा जहां पर उनकी अपोजिशन ने उस चीज का फायदा उठाया एंड एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाकर और बहुत सारे वोट्स को अपनी साइड करा। यूपी में यादव वोट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 7% पॉपुलेशन है यहाँ पर यादव समाज की, जिन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया इस बार सपा को एंड अखिलेश यादव को भर भर कर वोट्स दिए। एंड दूसरी तरफ मुस्लिम वोट तो ऑलरेडी उनकी साइड जा ही चुका था एंड राहुल जी ने तो रिजर्वेशन का डर दिखा करके ही बहुत सारे वोट्स को अपनी साइड कर लिया एंड उनकी स्ट्रॉन्ग अलायंस ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला इस बार यूपी के वोट्स पर, जिसकी वजह से बीजेपी को उसके गढ़ में ही बहुत बड़ा झटका झेलने को मिला। थर्ड, ओवर कॉन्फिडेंस। अब की बार 400 पार, 300 पार भी बहुत मुश्किल से हुए। ये नारा बनाया तो इस वजह से गया था कि लोगों को और अच्छे से इंपैक्ट कर सके, एक पावरफुल होल्डिंग दिखा सके जिससे कि वो और आकर वोट करे, बट थोड़ा सा ऑपोजिशन को भी डिस्ट्रैक्ट किया जाए। बट यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। स्टार्टिंग में ऑपोजिशन डिस्ट्रैक्ट तो जरूर हुआ, बट वो लोग तो ट्रैक पर आ गए, बट खुद बीजेपी के वोटर्स और सपोर्टर्स डिस्ट्रैक्ट हो गए एंड उन्होंने सोचा जब सरकार बन ही रही है तो हमारे एक वोट से क्या ही होगा।
बट आपको पता है कि पॉलिटिक्स में और इलेक्शंस में एक एक वोट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सरकार बन और बिगड़ भी सकती है। तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट का जो यूज होना चाहिए था उसका उल्टा हुआ। नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेटिंग दी अपोजिशन। वो कहना बिल्कुल सही है कि अपने दुश्मन को अपने आप से कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए, एंड खासकर अगर बात पॉलिटिक्स की हो तो बिल्कुल नहीं। बीजेपी लास्ट कितने सालों से ट्राई कर रही है एंड काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुई है कि राहुल जी की इमेज को थोड़ा मीम मटेरियल बनाया जाए। उन्हीं राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनको इस बार डबल सीट्स दिलाई। हालांकि कांग्रेस इस बार सरकार बनाने के लिए नहीं, अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रही थी, बट उस चीज में वो लोग बहुत सक्सेसफुल रहे बिकॉज पिछली बार से इस बार उनकी सीट्स डबल हो गई। एंड इस बार राहुल गांधी जी के थोड़े से टेक्निक्स जो उन्होंने यूज करे वो काफी सक्सेसफुल दिखाई हुए, जो कि अब अपकमिंग इलेक्शंस में इंपैक्ट तो जरूर डालेंगे। नेक्स्ट, इग्नोरिंग दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इस बार के इलेक्शन में सोशल मीडिया का रोल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इस बार सरकार बनाने से लेकर सरकार पलटने तक, गिरने तक, हर चीज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। इस बार पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने फंड्स को इस तरीके से एलोकेट करा गया था कि प्रमोशंस ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर होने चाहिए। जहां पर बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक को यूज किया, दैट इज क्रिएटर्स अवार्ड, एंड उसके बाद वो फिर दोबारा शिफ्ट हो गए अपनी एक ब्रांड वैल्यू को प्रमोट करने के लिए, दैट इज नरेंद्र मोदी। वहीं पर अपोजिशन पार्टीज ने बहुत अच्छी टेक्निक्स यूज करी। उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पावर को यूज किया, उनकी ऑडियंस तक अपने नैरेटिव्स को पहुंचाया, बहुत सारे यूट्यूबर्स तक पहुंचे, अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में उनको इनवाइट किया, जिसकी वजह से वो लोग उस ऑडियंस तक पहुंच पाए जो कि एक्चुअली में बहुत सारे एनालिसिस समझने के बाद अपने वोट को देती है। एंड बहुत से क्रिएटर्स ने तो डिक्टेटरशिप वाले कर्व को इस तरीके से यूज किया कि बीजेपी के मास लेवल पर वोट्स को ही मैनिपुलेट कर दिया। ये 5 ऐसे मेजर रीजन थे जो कि हम लोगों ने एनालाइज करे, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ा यूपी में अपनी सीट हासिल करने के लिए। बट फिर भी बहुत सारी जगहों से सीट्स कवर अप करने के बाद, एनडीए अलायंस को और स्ट्रॉन्ग करने के बाद बीजेपी अब अपनी सरकार दोबारा से बना रही है। मोदी जी उन्हीं कमिटमेंट्स के साथ दोबारा आ रहे हैं इस देश को और इस जनता को सर्व करने के लिए। बट हाँ, इस बार जो यूपी की हार उनको देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ा है, बट याद रखना, जब इंसान हारता है तो या तो वो बिखर जाता है या फिर संवर जाता है, और बीजेपी को संवरना बहुत अच्छे से आता है। सो इस बार के अपकमिंग विधानसभा इलेक्शन में एक बहुत ही मशक्कत और एड़ी जोटी की मेहनत देखने को मिलेगी हर पार्टी से, क्योंकि इस बार के इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बट कहना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये देश रहना चाहिए और इसका लोकतंत्र रहना चाहिए, और इस देश को और उसके लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम सब सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, वो है अपने आप को एडुकेटेड रख सकते हैं। बिकॉज अगर आपको आपके हक पता होंगे, आप उसका सही वे में इस्तेमाल कर पाओगे, एंड अगर आप उसका सही वे में इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ एक कास्ट नहीं, पूरा देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।